हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना, है ना, मतलब ग्रुप बनाना। ठीक है। 4.1 है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ठीक है। हमने देखा कि हमारे भोजन एवं वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती हैं, मतलब अंतर पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे होते हैं, है ना। ठीक है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। ठीक है। और इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ और रंग, मतलब आकृतियाँ हैं और रंग हैं। ठीक है, जिसे हम वर्ण बोलते हैं, और उनके गुण भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। अपने चारों ओर देखना है कि गोल आकृति की वस्तुएं हमें पहचानना है ना। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल एवं कंचे सम्मिलित हो सकते हैं, मतलब गोल वस्तु हैं। ठीक है। और यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तु, मतलब जो पूरी तरह गोल ना हो फिर भी गोल दिखती हैं, होती हैं, तो इसमें जैसे सेब है, संतरे हैं तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। चित्र 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तु ये हमें डायग्राम दिखा रहे हैं, है ना, दिख रहा है आपको। ठीक है। हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप, नलियाँ, है ना। और इसी प्रकार के बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। ठीक है। हम वस्तुओं के समूह बनाने के लिए बहुत से ढंग हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने वस्तु के समूह में उनकी आकृतियाँ तथा जिस पदार्थ से बने हैं उनके आधार पर हम बांट सकते हैं। जैसे हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, और ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख या मृदा अर्थात मिट्टी से भी हो सकते हैं, है ना। तो आप पदार्थ के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं। देखिए आते हैं क्रियाकलाप 1, है ना। हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं, मतलब इकट्ठे कर सकते हैं, है ना। और हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से और कुछ विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकते हैं। हमारे संग्रह में हमारे पास क्या होगा, जैसे रूम के अंदर से चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबड़ है, डस्टर है ना। और फिर जैसे बाहर हो तो अपना जैसे हथौड़ा है, कील है, साबुन है, पहिए का आरा, बेड, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। ठीक है। हम वस्तुओं के एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे दीवार, वृक्ष, ट्रैक्टर और सड़कें। बिल्कुल, क्या आप इनको कमरे के अंदर ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते हैं। ठीक है। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए, मतलब अलग कीजिए, जो कागज और लकड़ी से बने हुए हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं के 2 समूह बांट सकते हैं। ठीक है। मतलब हमारे पास जो भी सामग्री है उनमें से हमें सिर्फ उन वस्तुओं को हटाना है जो कागज एवं लकड़ी से बनी हुई हैं। ठीक है। तो इस तरह एक ग्रुप हमारा जो पहले का था और उनमें से हमने जो अलग कर दिया वो दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज और लकड़ी से बनी हैं और दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। ठीक है। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाएं बनाते हैं, देखते हैं ना। तो एकत्र की गई सभी वस्तु की सारणी 4.1 सूची में बनाइए। जैसे कि ये दिख रही हैं वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हैं। जैसे पेन है तो पेन प्लास्टिक का भी होता है, मुझे पेन है तो पेन प्लास्टिक और धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। और जो लीड की जो नोक रहती है ना, जिसके द्वारा हम लिख पाते हैं, तो वो क्या है, धातु की होती है, बाकी क्या है, प्लास्टिक होता है। तो इस तरह प्लास्टिक और धातु से मिलकर ये क्या है, पेन का निर्माण होता है। फिर प्लेट या थाली है तो इस्पात, कांच, प्लास्टिक और अन्य वस्तुएं भी, अन्य चीज़ें भी होती हैं। इसी तरह हमारे बुक में जैसे कि ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो हम ऐसे और भी चीज़ें बना सकते हैं, तालिकाएं और भी कर सकते हैं, है ना। और कुछ वस्तुएं जिनके बारे में आपको नहीं पता हो तो वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कठिन हो जाती हैं, है ना, जिसमें आप
को पता नहीं रहता है कि हाँ कि इनमें ये वस्तुएं मिली रहती हैं। ठीक है, बूझो ये जानना चाहता है क्या हमने ये पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। बिल्कुल, है ना। जैसे हम फॉर एग्जांपल यही प्लेट का ले लेते हैं तो इस्पात, कांच, प्लास्टिक और अन्य कोई वस्तुएं भी यूज़ होती हैं, पदार्थ यूज़ होते हैं। तो ये एक या एक से अधिक वस्तुओं को बनाने में किए जाते हैं, है ना। जैसे कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के जैसे गेंद बनते हैं, है ना, बैट बॉल भी बनते हैं। तो ये प्लास्टिक है, एक पदार्थ बन गया, पर इन्हीं से हम कई वस्तुएं भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो। जैसे ही क्रियाकलाप 2 में सारणी दी है हमें 4.2 समान पदार्थों से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। जैसा कि मैंने अभी आपको प्लास्टिक का उदाहरण दिया था, है ना। तो इसमें दिया है जैसे लकड़ी है, ठीक है। तो लकड़ी से क्या क्या बन सकता है, जैसे कुर्सी है, मेज है, हल है, बैलगाड़ी और इसके पहिए, ठीक है। और कागज़ से पुस्तकें हैं, नोटबुक है, समाचार पत्र है, खिलौने हैं, कैलेंडर हैं, और भी इनसे अत्यधिक बनाए जाते हैं, है ना, उपयोग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, है ना। जैसे कि एक ही पदार्थ से कई वस्तुएं, जैसे हमने अभी लकड़ी का देखा है कि लकड़ी से कुर्सी है, मेज है ना, ये चीज़ें बन जाती हैं। इसी तरह अनेक पदार्थों से मिलकर भी एक वस्तु बनती है। जैसे हमने अभी अपना प्लेट को लेकर, जिसमें इस्पात है, कांच है, प्लास्टिक है, तो इस तरह से वो एक प्लेट बन गई है। ठीक है, तो फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है अभी हमने विभिन्न पदार्थ के बारे में अधिक जानकारी की प्राप्त करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सही है। 4.2 है पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? बिल्कुल सही है, सोचते होंगे, है ना, लेकिन क्यों नहीं बनाया जाता? देखो, कपड़े क्या होते हैं, कपड़े से तो जो है अपना द्रव पदार्थ है वो तो बह ही जाएगा, स्थिर रहेगा ही नहीं, है ना। लेकिन जो गिलास रहेगा वो कांच का रहेगा, कांच का, प्लास्टिक, धातु या फिर कोई ऐसे पदार्थ का बना रहेगा। ठीक है, जो गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए हैं, देखते हैं। दिखावट, तो पदार्थ जो है प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे से और एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देती है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। बिल्कुल सही है। लकड़ी को छोड़ क्या है, लोहे, तांबा, एल्यूमिनियम, ये तीनों क्या है, धातु हैं, और ये लकड़ी धातु नहीं है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, इन तीनों में क्या है, करंट पास होता है, लेकिन लकड़ी से करंट क्या है, पास नहीं होता है। क्रियाकलाप 3 है। विभिन्न पदार्थों जैसे कि गत्ता है, लकड़ी है, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र करना है, मतलब इकट्ठे करना है। ठीक है, इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है, चमकीले पदार्थ के एक समूह में अलग करना है। ठीक है, अब जैसे ही आपके टीचर प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे तो ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए, आपने क्या पाया। इन पदार्थों में कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं और इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित करना है। यदि आपने देखे ना हो तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये तांबे के बर्तन हैं, है ना, और ये एल्यूमिनियम का बर्तन है, और जैसे ये लोहे के बर्तन है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्यूमिनियम में आप थोड़ा डाउट हो रहे होंगे शायद, इसीलिए एल्यूमिनियम के मैंने बर्तन बता दिए, है ना, और स्टील के जो हमारे घर में यूज़ होते ही हैं। ठीक है, क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा घुती देखते हैं? घुती को ही हम चमक बोलते हैं, है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटना है, और जितने भी पदार्थों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए। ठीक है, घुतीवान तथा घुतीहीन पदार्थ की सूची बनाइए, मतलब जो पदार्थ हैं जो जिनमें चमक होती है उनकी सूची अलग बनाना है, और जिनमें चमक नहीं होती है वह उनकी सूची अलग बनाना है। तो काटने के स्थान पर आप पदार्थ के पृष्ठों को रेंगमाल से रगड़कर ये देख सकते हैं कि वे घुतीवान हैं या नहीं है, मतलब उनमें चमक है या
नहीं है। ठीक है, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की घुती होती है मतलब चमक होती है, वे प्रायः धातु होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, ये सब क्या है, धातु के उदाहरण हैं। ठीक है, और कुछ धातुएं भी ऐसे होते हैं जो अपनी चमक खो देते हैं लेकिन होते हैं धातु। ठीक है, तो क्या होता है, ये है ना घुतीहीन दिखाई देने लगती है, मतलब बिना चमकीली हुई दिखाई देती हैं। ऐसा उन पर वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे कि आप लोहे को मान लीजिए, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोहा है, यदि उसमें है ना ऑक्सीजन, जैसे हम वायु बोल सकते हैं, तो वायु और जल यदि इन दोनों से क्रियाएं करती हैं तो आपने देखा है कि लोहे में क्या है, जंग लग जाती है ना। तो अब लोहे में जंग लग गई है मतलब लोहे में क्या है, परिवर्तन हो गया है ना। तो किसकी वजह से, वायु और जल के वजह से। तो क्या है, वो घुतीहीन हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, ताजे कटे पृष्ठों पर ही घुती दिखाई देती है। ठीक है, और हाँ, लोहे पर जैसे जंग लग जाती है तो उससे हम लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे पर पेंट करते हैं। ठीक है, जिससे वह जल और वायु की क्रिया ना हो सके। ठीक है, जब आप किसी लोहार एवं अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें मतलब घूमने जाएं तो आपने धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठ देखने का प्रयास किया हो तो आप देखें कि इनमें चमक है या नहीं है। ठीक है, अब है कठोरता। ठीक है, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना मतलब संपीड़ित करना क्या होता है, कठिन होता है, और जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, धातु की हम एक चाबी लेते हैं और इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, ये सभी पदार्थ हम लेते हैं और इन्हें क्या खरोचने का प्रयास करते हैं। आप कुछ पदार्थ को आसानी से खरोच लेते हैं और कुछ में कठिनाई जाती है, अर्थात हम आसानी से नहीं खरोच सकते। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से क्या दबाया जा सकता है, ये खरोचा जा सकता है ना, उन्हें क्या कहते हैं, हम कोमल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, लेकिन होते ठोस ही हैं, याद रखिएगा। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, मतलब जिन्हें दबाना, ये खरोचना कठिन होता है, तो वह कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज, ये क्या है, कोमल, और लकड़ी क्या है, कठोर है। आप लकड़ी को दबा सकते हैं क्या, नहीं दबा सकते, इसलिए वह क्या है, कठोर पदार्थ है। तो जिन पदार्थों को हम दबा सकते हैं या खरोच सकते हैं वह कोमल पदार्थ कहलाते हैं, और जिन पदार्थों को हम दबा नहीं सकते हैं, वो खरोच नहीं सकते हैं, तो वह कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, दिखावट में पदार्थ में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे घुती मतलब चमक होना, है ना, कठोरता, रुक्ष मतलब जो खुरदुरे रहते हैं। ठीक है, और चिकना होना, बिल्कुल सही है। तो हम इन गुणों के बारे में क्या सोच सकते हैं कि किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन कर सकते हैं। अब है विलेय अथवा अविलेय क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, रेत, बालू को हम रेत भी बोलते हैं, एवं लकड़ी के बुरादे, इनके नमूने लेना है हमें। कितनी चीज़ें हो गई हैं, ये 5। तो इसी तरह हमें कांच के क्या करना है, 5 गिलास भी लेना है और उन 2/3 भाग जल में भरना है। ठीक है, पहले गिलास में कुछ मात्रा में शक्कर, चीनी, दूसरे में नमक, इसी तरह हमें अन्य से मतलब जो 5 गिलास है तो 5 गिलासों में थोड़ी सी चीज़, ये थोड़े थोड़े क्या करना है, सभी गिलासों में डालना है अन्य पदार्थ सारे। ठीक है, प्रत्येक गिलास की अन्य पदार्थ सारे गिलास में डालना है, मतलब 5 चीज़ें हैं, 5 गिलास हैं, तो हर गिलास में एक एक चीज़ डालना। पहले गिलास में चीनी, दूसरे गिलास में नमक, तीसरे गिलास में चॉक पाउडर, चौथे गिलास में रेत और 5वें गिलास में लकड़ी के बुरादे। ठीक है, प्रत्येक गिलास के अंतर वस्तु को चम्मच से बिलोड़ित करना है, मतलब घोलना है, धीरे धीरे हिलाना है। कुछ मिनट तक हम वेट करते हैं, मतलब प्रतीक्षा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ नहीं, है ना। जैसे कि शक्कर है, जिसे हम चीनी बोलते हैं, तो शक्कर को हम यदि जल में घुलाएंगे, मिलाएंगे, तो वह क्या है, घुल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, विलेय होते हैं। और जो जल में लुप्त नहीं होते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं, ये उनका मिश्रण अच्छे से नहीं होता है, तो वह अविलेय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमें ये डायग्राम 4.4 में क्या लुप्त होता है और क्या नहीं, तो ये तालिका दी हुई है। ठीक है, हमने ये 5 चीज़ ले ली। अब देखना ये है, जैसे नमक है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। लुप्त होना मतलब घुल जाना, हमें दिखाई नहीं देता है उसमें, जब ये घुल जाता है तो नमक। ठीक है, तो ये क्या है, विलेय है। चीनी जल में घुल जाता
हाँ, घुल जाता है। तो ये भी क्या है, विलेय है। बालू मतलब रेत, रेत के कण हम पानी में डालते तो क्या वो घुल जाते हैं? नहीं, वो तो नीचे बैठ जाते हैं, तो वह क्या है, अविलेय है। चॉक पाउडर, ये भी नहीं घुलते हैं, ठीक है, तो ये भी अविलेय है। और लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलता है, तो ये भी अविलेय है। मतलब जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं पूर्णतः रूप से वह विलेय कहलाते हैं, और जो जल में पूर्णतः रूप से नहीं घुलते हैं तो वह अविलेय कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर नमक और चीनी विलेय पदार्थ हैं, और बालू, चॉक पाउडर और लकड़ी का बुरादा अविलेय पदार्थ हैं। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पदार्थ जल में विलेय होते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो विलेय और अविलेय के बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। अब क्या है, जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? तो चलिए देखते हैं। क्रियाकलाप 5 है, जिसमें हम सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, ये सभी द्रवों के अलग अलग क्या नमूने लेना है, ठीक है। और कांच के इसी तरह क्या है, हमने यहाँ भी जैसे हमने 5 चीज़ें ली है, इसी तरह 5 कांच के गिलास लेना है, उस सभी में आधा जल भरना है, ठीक है। इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाना है और भली भांति हिलाना है। विलोड़ित करना मतलब हिलाना या मिलाना, याद रखिएगा, विलोड़ित शब्द से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम क्या देखते हैं, क्या ये द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं? तो हम देखते हैं कि कुछ जल तो क्या है, कुछ द्रव जल में मिश्रित हो जाते हैं और कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं, है ना। जैसे सिरका है, नींबू का रस है, ये क्या है, जल में पूर्णतः रूप से मिश्रित हो जाते हैं। जैसे हम नींबू रस का पानी पीते हैं, है ना, तो क्या है, हम जो नींबू का रस है जल में हम डालते हैं तो क्या हमें नींबू का रस अलग से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो तो जल में पूर्णतः रूप से मिल जाता है। इसी तरह सिरका भी पूर्णतः रूप से मिल जाता है। और सरसों का तेल क्या वो मिल जाता है? नहीं मिलता है, वो हमें अलग दिखाई देता है। नारियल का तेल वो भी नहीं मिलता है, वो भी हमें अलग दिखाई देता है। इसी तरह मिट्टी का तेल भी क्या है, अलग दिखाई देता है। तो इनमें से जो हमें 5 पदार्थ हैं उनमें से 2 पदार्थ ऐसे हैं, अर्थात सिरका और नींबू के रस, जो जल में पूर्णतः विलेय हैं, मतलब कि घुल जाते हैं, ठीक है। और बाकी के ये जो 3 हैं जो कि हम तेल कह सकते हैं, तो ये क्या है, मिश्रित नहीं है, मतलब ये जल में विलेय नहीं है, ठीक है। ये तो हमने 5 चीज़ें ली हैं। आप इनके अलावा कुछ और भी द्रव पदार्थ ले सकते हैं, है ना। जैसे कि दूध है तो हम दूध भी ले सकते हैं, तो दूध भी क्या है, पानी में पूर्णतः रूप से घुल जाता है, ठीक है। मतलब दूध में यदि हम पानी डालें या पानी में दूध डालें तो दोनों पूर्णतः रूप से मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि दूध अलग दिखाई दे रहा है और पानी अलग दिखाई दे रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि जब जो दूध बेचने वाले भैया यदि उसमें पानी ज़्यादा मिल जाए तो उसमें हल्का सा ज़रूर हमें दिख जाता है, वो पतला सा, कि हाँ इसमें पानी मिलाया हुआ है ना। चलिए ठीक है। तो क्या है, इस तो कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं, और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर वह अपनी एक पृथक परत बना लेते हैं, जैसे कि तेल है ना। आपको ये बी वाले डायग्राम में 4.5 के ऊपर ही आपको ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये देखो, इस जल जो है ऊपर अपनी एक परत बना ले रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सारणी है हमारा 4.4 है, तो कुछ सामान्य द्रवों के जल में विलेय था, ठीक। जैसे सिरका, नींबू, ये क्या है, मिश्रित होते हैं। और सरसों, नारियल, केरोसिन, ये ऑयल, ये क्या है, मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। बूझो यह सुझाव देता है, हमें यह भी जांच करना चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, कि जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। विलीन हो जाना है मतलब घुल जाती हैं, तो जी हाँ, ये भी सही है, लेकिन वो भी कुछ चीज़ों में। जैसे कि कुछ गैसें क्या है, जल में विलेय होती हैं और कुछ गैसें जल में विलेय नहीं होती हैं, मतलब नहीं घुलती हैं। तो क्या है, जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं, जैसे कि जल में ऑक्सीजन गैस होती हैं, तो वह जल में क्या है, रहने वाले जंतु एवं पादप की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत
महत्वपूर्ण है। मतलब जो जल में जंतु रहते हैं, है ना, और पादप रहते हैं, जल जैसे नदी तालाबों में, जलों में, है ना, तो क्या होते हैं, जंतु भी रहते हैं, पादप भी रहते हैं। तो उन्हें अपनी लाइफ के लिए क्या है, जल की आवश्यकता होती है। और जल भी जो है, जल में ऑक्सीजन गैस भी क्या है, घुल जाती है, तो वह उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। वस्तुएं जल में तैर भी सकती हैं और डूब भी सकती हैं, है ना। तो हम क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ये ध्यान दिया होगा, जल में आविले ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा। ठीक है। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए हैं वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे, ये भी ठीक है। तो अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या ये सही नहीं कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं? अरे क्यों नहीं सही है, हम बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं और कुछ तो डूब जाते हैं। ठीक है। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ पत्तियां जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, सबका क्या होता है? तो वो जो जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले या जल में डूबने वाले पदार्थ के 5-5 एग्जाम्पल देना है। और द्रव्य जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? तो हम क्या करेंगे, आप जो भी हैं सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि प्लास्टिक की गेंद है, वह प्लास्टिक की हैं तो वह क्या है, जल में नहीं डूबती हैं। ठीक है। और वहीं जैसे लोहे के कण हो, है ना, जैसे लोहे की वस्तु हो, ये कंकड़ हो, तो वह क्या है, पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं। अब है पारदर्शिता। नाम से ही शो हो रहा है पार मतलब आर पार, और दर्शिता मतलब देखना, तो जिसके आर पार दिखाई दे सके, पारदर्शिता। चलो देखते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करेंगे तो हमारा मित्र आपको देख सकता है। ठीक है। तो इन पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुएं देखी जा सकती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच है, जल है, वायु है, और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी भी होते हैं जिन्हें ये क्या है, हम आर पार देख सकते हैं। तो जिन वस्तुओं के हम आर पार देखा जा सकता है, तो वह क्या है, पारदर्शी कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक हम हैं और मेरे सामने एक मित्र बैठा हुआ है। ठीक है। और यदि हम दोनों के बीच में एक कांच की दीवार लगा दें या कांच लगा दें, तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं। तो ये क्या है, पारदर्शी है। जल है तो जल भी हम क्या है, एक दूसरे को देख सकते हैं। वायु और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी होते हैं, उनमें भी हम देख सकते हैं। ठीक है। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाई और खाद्य पदार्थ को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हमें बाहर से ही दिख जाती हैं, कि हम बाहर से ही खरीदारी कर इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये देखो डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें। ठीक है। तो इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। सही है। जिनके आर पार आप नहीं देख पाओगे, नहीं देख सकते हैं, तो वह अपारदर्शी होती हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स या गत्ते के डिब्बे या धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह अपारदर्शी है। और लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी, जो ये सब क्या हैं, अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। लकड़ी के भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं। यदि कोई मोटे वृक्ष के पीछे यदि कोई खड़ा है, तो क्या हम देख पाएंगे कि कोई खड़ा हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि वृक्ष क्या है, अपारदर्शी है। ठीक है। तो क्या अब हम ये समझते हैं कि बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थ एवं वस्तु को पारदर्शी और अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? बिना किसी भ्रांति के मतलब डाउट के, है ना। आपको तो पूरा क्लियर है कि हम यदि किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह पारदर्शी होगा, और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वह अपारदर्शी होगा। ठीक है। ये हमारा 4.7 डायग्राम है ना। तो जिसमें पहला हमारा अपारदर्शी, जिसके हम आर पार कुछ नहीं देख सकते हैं। दूसरा है हमारा पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। और तीसरा है पारभासी, जिसमें हमें है ना धुंधला दिखाई देता है, हमें क्या है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो वह क्या कहलाता है, पारभासी। ठीक है।
चलो क्रियाकलाप 6 करते हैं। चलिए, कागज़ की एक शीट लेना है, इससे होकर किसी बल्ब को देखना है ना, प्रतिदिन जलते हुए बल्ब को देखना है। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट करना है। अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसमें फैलाना है, कागज़ के उस भाग से जहाँ तक फैला है। ठीक है, अब जो जलते हुए बल्ब है उसको दोबारा ध्यान से देखना है। और अब आप क्या देखते हैं, आप पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख पाते हैं? नहीं देख पाते। स्पष्ट देख पाते तो क्या होता, पारदर्शी होता, लेकिन ये तो पारदर्शी नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, पारभासी कहलाते हैं। ठीक है, कागज़ पर लगे उस तेली धब्बे को याद करना है जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए, जैसे हमने पोहा खाया तो पोहा में वो जो तेल रहता है वह क्या कागज़ में लग जाता है ना, तो वे सब भी क्या थे, पारभासी ही थे। ठीक है, क्या आप पारभासी पदार्थ के कुछ उदाहरण सोच विचार कर सकते हैं? ठीक है, तो हम पदार्थ का पारदर्शी और पारभासी के समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है, जैसे कि 4.9 डायग्राम दिखाई दे रहा है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर क्या है, प्रेक्षण करते हैं। वह जानना चाहती है कि आपका हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी है या पारभासी है। हमने देखा कि पदार्थ की अपनी भिन्न दिखावट होती है। क्या इनमें जल या अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं? वे जल में तैर या डूब सकते हैं, ये पारदर्शी पारभासी हो सकते हैं। तो पदार्थ का जो समूह है उनके गुण और समानताएं विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें पदार्थ के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं, और घर में हम अपनी विभिन्न वस्तुओं का भी क्या भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं जैसे एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है और सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज और दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण है कि पदार्थ के इस प्रकार के समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन और उनके गुणों में किसी भी पैटर्न का अवलोकन करना क्या होता है, सरल हो जाता है। और इसके विषय में हम और अधिक अध्ययन अन्य कक्षाओं में करेंगे। ये प्रमुख शब्द दिए हुए हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े हुए हैं, है ना, जैसे विलेय अविलेय पदार्थ है, धातु है, अधातु है, ठीक है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारभासी है। ठीक है, सारांश है, यही जो हम चैप्टर हमने पढ़े हुए हैं उन्हीं का शॉर्ट में दिया हुआ है। चलो पढ़ लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। बिल्कुल सत्य है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, वहीं किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है और उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ में भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ नहीं, और कुछ चिकने होते हैं तो कुछ नहीं। इसी प्रकार कुछ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं और कुछ अविलेय। कुछ पदार्थ कांच में पारदर्शी होते हैं, अर्थात हमने पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में पढ़ लिए हैं, है ना। अभ्यास फर्स्ट है, क्वेश्चन है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से कोई भी वस्तु जो बनाई जा सकती हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि खिलौने हैं, ठीक है, टेबल है, कुर्सी है, अलमारी है ना, बेड है, ठीक है। और सेकंड है, निम्न में से चमकदार पदार्थ का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती का मिर्च। ये 4 चीज़ें दी हैं। इन 4 में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चमकदार होती हैं? तो क्या रहेगा हमारा, कांच की प्याली और स्टील का चम्मच, ठीक है। और प्लास्टिक का खिलौना और सूती का मेज ये चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है। चलो थर्ड है, निम्न वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है, और
याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थ से भी मिलकर बनी हो सकती है। तो दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा है 5th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे क नंबर में दिया हुआ है गोल आकृति तथा अन्य आकृतियाँ। ठीक है, तो हमें ये जो नाम दिए हैं जैसे कि जल है, बास्केट है, बॉल, संतरा, है ना, और चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। तो हमें क्या करना है, गोल आकृति पहले देख लो। तो हमारी गोल आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे ये बास्केट बॉल है ना, संतरा भी गोल है, ग्लोब भी गोल होता है, सेब भी गोल है और मिट्टी का घड़ा भी गोल है। ठीक है, अब अन्य आकृतियाँ हैं तो जिस पर टिक नहीं हुए हैं वो क्या हो जाएंगे अपने अन्य आकृतियाँ। किस में टिक नहीं है, जैसे जल है ये अन्य आकृतियाँ हो गई, चीनी है वो भी अन्य आकृतियाँ हो गई। ठीक है, अब है सेकंड है ख वाला, खाद तथा अखाद। खाद मतलब जो जिन पदार्थों को हम खाते हैं, है ना, और उसके बाद अखाद जिनको हम नहीं खाते हैं। तो इसमें से हम किन किन को खाते हैं, तो देखो संतरा है, संतरे को हम खाते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा, संतरे को हम खाते हैं। और क्या खाते हैं, चीनी, शक्कर भी खाते हैं, सेब भी खाते हैं। ठीक है, अब अखाद है, अखाद में क्या होगा, सॉरी जल है, जल भी पीते हैं तो वह भी खाद में ही आएगा। ठीक है, अखाद है तो खाद में क्या आ जाएगा, जो हम नहीं खाते हैं। तो बास्केटबॉल खाते हैं क्या, नहीं खाते, ग्लोब नहीं, मिट्टी का घड़ा नहीं। ठीक है, चलो 6th दिया हुआ है 6वां, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो वस्तुएं जो जल में तैरती हैं आप उनको लीजिए। ठीक है, तो उसमें ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे कि गेंद है, गेंद जल में तैरती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि वो है ना तेल और मिट्टी के तेल, क्या इन दोनों में भी वह गेंद तैरती है। इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, और ये चीज़ तो आप स्वयं ही करके देखिए। ठीक है, तो हमारा 6th का आंसर क्या होगा कि हाँ, क्योंकि जल भी द्रव है, तेल भी द्रव है और मिट्टी भी द्रव है, ये तीनों ही द्रव हैं। तो क्या है, जो वस्तुएं जल में तैरेंगी वही वस्तुएं भी तेल और व मिट्टी के तेल में भी तैरेंगी। ठीक है, ओके। 7th है, निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। मेल ना खाने वाला मतलब इनमें चीज़ें सब एक जैसी हैं, बस एक अलग है, वो देखना। तो कौन सा अलग है, ठीक है, एक सेकेंड। इसका का दिया है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। ठीक है, तो हम देखो यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, कुर्सी है, ठीक है, ये दीवार एक जगह पर हिल रखी हुई है, बैठी हुई है, तो क्या वो हिल सकती है, नहीं। पलंग नहीं, मेज नहीं, अलमारी नहीं, बच्चा हाँ। तो क्या है, ये सभी बच्चे को छोड़कर क्या है, कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी ये सभी बेजान वस्तुएं हैं जिनमें जान नहीं होती है ना। तो इसलिए सबसे इन सब में अंतर क्या है, सबसे अलग कौन सा है, बच्चा। तो इसलिए हम किस पर टिक कर देंगे, बच्चे पर। ठीक है, खा है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। अब देखो गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, तो इसमें से नाव को छोड़कर सभी क्या है, फूल हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाव पर गोला लग जाएगा। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, इनमें है रेत सबसे अलग है, क्यों है, क्योंकि वो सभी धातु हैं और रेत धातु नहीं है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट, तो इसमें भी रेत आ जाएगा। क्यों आएगा अंतर, क्योंकि चीनी और नमक और कॉपर सल्फेट ये सब क्या है, जल में घुल जाते हैं, लेकिन रेत नहीं घुलती है। ठीक है, चलो इस तरह हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। धन्यवाद।